दोस्तों फिलीपींस के सुन्नी मुसलमानों की आर्मी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप 1987 में विकसित हुआ हमास, जो कि गाजा की लोकल मस्जिदों और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के खुफिया नेटवर्क से काम करता है। वो यूनाइटेड नेशन के कहने पर भी इजराइल के कैप्टिव्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से इजराइल और हमास के बीच चल रहे वार में डायरेक्टली यूएनएससी इन्वॉल्व हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन के तहत गाजा में बाहर रोकने के लिए सीज फायर के लिए भी सिग्नेचर किए गए हैं और अभी तक अमेरिका ने इस पर कोई भी सिग्नेचर नहीं किया है और ना ही अमेरिका ने अपनी वीटो पावर का यूज किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने अपनी वीटो पावर का यूज ना किया हो, क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल यूएन का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होने के साथ साथ पावरफुल भी है और वर्ल्ड लेवल पर एक सिक्योरिटी मैनेजर के रूप में काम करता है। तो ऐसे में इसकी बात को नजरअंदाज करना किसी भी कंट्री के लिए मायने रखेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, कैसे काम करता है और इसके पास कौन से मेजर्स पावर है कि वर्ल्ड के सभी देश इससे डरते हैं, और समझेंगे कि अमेरिका और इजराइल के बीच इस सिक्योरिटी काउंसिल में लिए गए डिसीजन के पीछे आखिर क्या विवाद चल रहा है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि क्या हो अगर कोई देश सिक्योरिटी काउंसिल की बात को नजरअंदाज कर दे, जो फिलहाल फिलिस्तीनी संगठन हमास ने किया है। लेकिन उससे पहले एक नजर इजराइल और हमास के बीच चले आ रहे कॉन्फ्लिक्ट पर डालते हैं। आइए सबसे पहले इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे की कहानी को समझते हैं। दरअसल इजराइल और हमास के बीच ये संघर्ष गाजा पट्टी को लेकर के है। गाजा पट्टी, जो कि इजराइल, इजिप्ट और भूमध्य सागर के पास एक 41 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा एरिया है। इस एरिया में लगभग 25 लाख लोग रहते हैं और ये छोटा सा एरिया वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरियाज में से एक है एंड इसकी 80% पॉपुलेशन इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस पर डिपेंड करती है। तो ये वेस्ट बैंक और गाजा का क्षेत्र हमेशा से ही फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद का जड़ रहा है। गाजा के तीन तरफ इजराइल और साउथ में इजिप्ट है और 2007 से यहाँ पे हमास का कब्जा है और तो और 2006 से यहाँ पे कोई भी इलेक्शन नहीं हुए हैं, जिस कारण से यहाँ डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ी हुई हैं, लोग परेशान हैं और यहाँ लगातार विवाद होते रहते हैं। जहाँ इजराइल गाजा को अपने आधिकारिक क्षेत्र के रूप में देखता है, वहीं हमास ये देखता है कि इजराइल कोई भी देश नहीं है और जो गाजा पट्टी है वो उसी का पार्ट है। इन्हीं सब को लेकर इन दोनों देशों के बीच बड़ा विवाद चलता है। इसी विवाद ने अक्टूबर 2023 में एक वार का रूप ले लिया। इस वार में हजारों लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग बंदी बनाए गए। इसी की वजह से ये वार पूरे वर्ल्ड के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब विवाद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में है तो सिक्योरिटी काउंसिल इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, वो डायरेक्टली इस वार का हिस्सा क्यों बन रहा है। दरअसल जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि यूएन के ऑर्डर के बावजूद भी हमास ने इजराइल के सैकड़ों पुरुषों महिलाओं को नहीं छोड़ा है और बंदी बना के रखा हुआ है और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। तो ऐसे में सिक्योरिटी काउंसिल हमास से बेहद गुस्से में है और ऐसे में इसी चीज को लेकर प्रेडिक्शन चल रही है कि यूएनएससी हमास के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले ले। ये एक्शन क्या हो सकते हैं, ये जानने से पहले सिक्योरिटी काउंसिल क्या है और ये कैसे काम करता है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। और ना ही इसमें डिस्कशन, अमेंडमेंट और ऑब्जेक्शन के लिए मीटिंग का कोई प्रोविजन है। वहीं अगर हम डिसीजन की बात करें तो यहाँ डिसीजन क्रोनोलॉजिकली लिया जाता है। अभी हाल ही में गाजा के लिए लिए गए डिसीजन में अमेरिका ने ना तो अपनी वीटो पावर का यूज किया और ना ही इजराइल के सपोर्ट में अपना वोट किया, जिस वजह से अमेरिका के सबसे अच्छे फ्रेंड्स में से एक इजराइल उससे नाराज चल रहा है। यदि हम सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो ये काफी हद तक यूएन के डिसीजन पर भी डिपेंड करता है। यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप में पोलराइज्ड सिचुएशन देखी जाती है, जिससे ज्यादातर डिसीजन या तो लिए नहीं जाते या फिर उनको लेने में काफी ज्यादा वक्त लगता है। कोविड-19 इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि यूएन ने कोविड-19 के दौरान कोई प्रभावी निर्णय नहीं लिए, जिस वजह से इस बीमारी को रोकने में कुछ प्रॉब्लम्स हुए। वर्ल्ड को इस डिजीज का सॉल्यूशन ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन इसको यदि हम आसान भाषा में समझे तो देखेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास असीम पावर है, यानी कि इसकी जो पावर्स है वो अनलिमिटेड है और वो जब चाहे जिस पे चाहे उस पे डिसीजन ले सकता है। तो यूएन के सारे मेंबर्स भी उसी के डिसीजन को फॉलो करेंगे और इन डिसीजंस में ऐसे डिसीजन भी शामिल हैं जिन पर वीटो पावर्स लिए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे वीटो पावर का क्या चक्कर है और ये वीटो पावर के डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, आइए समझते हैं। दरअसल सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया शामिल है और इन सभी को सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन मेकिंग के लिए वीटो पावर मिला हुआ है, यानी बिना इनकी रजामंदी के काउंसिल कोई भी डिसीजन या प्रस्ताव लागू नहीं कर सकती। तो यदि 5 में से कोई एक मेंबर भी वीटो ले लेता है तो वो डिसीजन वहीं खारिज कर दिया जाता है। तो गाजा पे लिए गए डिसीजन की कहानी भी कहीं ना कहीं इसी वीटो पावर के इर्द गिर्द घूमती है। पॉसिबल है कि उसके फ्यूचर के डिसीजन जो गाजा के लोगों के लिए मायने रखेंगे वो भी इसी वीटो पावर के जरिए डिपेंड हो। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, सिक्योरिटी काउंसिल अगर चाहे तो किसी भी वार को रुकवाने में अपना योगदान दे सकती है और वार में पार्टिसिपेट कर रहे देशों को साथ लाकर वार खत्म करने में योगदान दे सकती है और वो ये भी सलाह दे सकते हैं कि बाद को इंटरनेशनल कोर्ट ले जाया जाए या फिर मामले का निपटारा किया जाए। यदि कोई देश ऐसा भी है जो सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस को नहीं मानता है और उसकी बात को टालता है, जैसा फिलहाल हमास कर रहा है, तो काउंसिल फॉलो अप रिजोल्यूशन के माध्यम से अपना प्रस्ताव मनवा सकती है
और यदि बात बढ़ जाए तो काउंसिल ऐसे देश पर इकोनॉमिक बैन भी लगा सकती है। क्योंकि इजराइल यूएनएससी का मेंबर नहीं है तो ऐसे में वो सारे रेजोल्यूशंस को मानने के लिए भी मजबूर नहीं है, लेकिन अगर काउंसिल चाहे तो उसके ऊपर इकोनॉमिक बैन लगा सकता है, जिससे फ्यूचर में उसके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसके लिए काउंसिल के सदस्यों का वोट होना भी जरूरी है। इसके लिए ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कहीं वीटो ना कर दें। इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिका भले ही इजराइल को सपोर्ट करने वाली वोटिंग में शामिल ना हुआ, लेकिन प्रस्ताव आने के बाद उसने इजराइल का सपोर्ट जरूर किया है। एंड भविष्य में उम्मीद है कि जिस विवाद से इन दोनों देशों के बीच संबंध खराब हुए हैं वो बेहतर हो सकेंगे और इनकी दोस्ती की मुरझाई हुई फसल फिर से हरी होगी। आपको क्या लगता है कि इजराइल सही है कि फिलिस्तीन? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।